नमस्कार, मैं हूं जगदीश प्रकाश। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया नेटवर्क। टीएफडी इंडिया नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हाजिर है फिर एक बार देश की राजनीतिक खबरों के साथ। बात करेंगे 4 राज्यों में विधानसभा चुनावी समीक्षा पर। बीते 5 वर्षों में महाराष्ट्र में हुए बेमेल गठबंधनों की असली परीक्षा का वक्त अब आ चुका है। राज्य के चुनावी इतिहास में पहली बार विधानसभा चुनाव में शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस एक साथ मिलकर लड़ेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार हैं। ऐसे में दोनों की तरफ काफी तालमेल हो चुका है। चर्चा करेंगे कुछ ऐसी राजनीतिक सवालों पर। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार श्याम गिरी जी। सर नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम और लेते हैं पहला सवाल। महाराष्ट्र में 26 सीटों पर शिंदे और उद्धव में रोचक हुई है लड़ाई। किस शिवसेना का पलड़ा होगा भारी? देखिए जगदीश जी, उद्धव ठाकरे का पलड़ा भारी है, इसमें कोई शक तो है नहीं जी। लोकसभा चुनाव में भी यह देखा गया कि उद्धव ठाकरे का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा जी। और चूंकि पलड़ा किसका भारी रहेगा, लड़ाई इस चीज की महाराष्ट्र में है ही नहीं जगदीश। महाराष्ट्र के अंदर लड़ाई इस चीज की है जी कि महाराष्ट्र की जो असीमता है उसको रख पाने में क्या एकनाथ शिंदे कारगर साबित हुए, भारतीय जनता पार्टी साबित हुई है उसको सही रखने में। लोगों के साथ में, महिलाओं के साथ में जो दुर्व्यवहार होता है उससे लोगों को आजाद करा पाई है या और बढ़ गया है। दूसरी चीज, बेरोजगारी का जो आलम है, क्या बेरोजगारी को समाप्त कर पाई है महाराष्ट्र का? क्या वह सरकार का दायित्व तो नहीं था? क्या महंगाई जो कमर तोड़ हो रही है उस पर क्या कार्य किया सरकार ने? या जो जमीनी मुद्दे हैं जैसे किसानों के मुद्दे हैं महाराष्ट्र के अंदर, चूंकि महाराष्ट्र की सरकार है तो महाराष्ट्र की बात करते हैं कि महाराष्ट्र के किसानों के लिए महाराष्ट्र की सरकार ने क्या किया। क्या इस बार महाराष्ट्र की जनता अपने जो मेन मुद्दे हैं बेरोजगारी और इन मुद्दों पर वोट करेगी? जगदीश जी, वोट इस पर मुद्दों पे हो रहा है। भाजपा मुद्दों से भाग रही है, भाजपा गठबंधन मुद्दों से भाग रहा है, लेकिन इसके साथ साथ गद्दार को सबक सिखाने का भी कार्य वहाँ महाराष्ट्र की जनता कर रही है। इसको दो तरह से आप देख लीजिए जगदीश जी। दो तरह से इस तरह भी देखिए कि जगदीश जी, जब एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को छोड़ करके गए और जिस तरह से पार्टी वार्टी हर चीज छीन ली गई, वो खत्म हो जाना चाहिए था उद्धव ठाकरे को, लेकिन उद्धव ठाकरे और मजबूत होकर के उभरे हैं। तो यह विधानसभा चुनाव एक टूटे हुए उद्धव ठाकरे शिवसेना की पहले चुनाव है जी। जब पार्टी अलग थलग होने के बाद में पहला जो इस वक्त लड़ाई है उनकी, और दूसरी एकनाथ शिंदे के भी गद्दारी करके पार्टी छीनने से के बाद पहली लड़ाई है यह। लोकसभा चुनाव को इससे नहीं जोड़ेंगे जी। इसे हम लोग विधानसभा चुनाव से इस मुद्दे को जोड़ेंगे क्योंकि यह मुद्दा महाराष्ट्र का है, का चुनाव है। लोकसभा का चुनाव केंद्र की सरकार की चुनाव था, तो केंद्र की सरकार बन गई जिसका भी बनना था। अब विधानसभा का चुनाव महाराष्ट्र की सरकार बननी है, तो लोगों को महाराष्ट्र की जो मुद्दे हैं उससे लोगों को मतलब है, उस पर लोगों का ध्यान है। तो इसमें 3-4 फैक्टर जो है जगदीश जी, जैसे अभी ताजा खबर बदलापुर का जो बच्चियों के साथ में हुआ, वह लोग भूल नहीं पाए हैं क्योंकि तकरीबन 1-1.5 महीना के आसपास ही चुनाव का ऐलान हो गया, तो वह ताजा है वह खबर। दूसरी चीज, मनोज जारंगे पाटिल एक बहुत बड़े मुद्दा बने हुए थे, लेकिन वह मुद्दा अब समाप्त हो गया। समाप्त क्यों हो गया? जब चुनाव में लड़ने की बात आ जाए तो वह मुद्दा थम जाता है, वह मुद्दा वजनदार नहीं होता है। तो मनोज जारंगे पाटिल बिल्कुल नहीं फैक्टर साबित होंगे, मैं यह बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, होंगे, लेकिन उतना असरदार नहीं होंगे जितना, अगर राजनीति में कदम नहीं रखते तो जितना असरदार रहते। क्योंकि हर कोई जानता है मनोज जारंगे पाटिल अगर चुनाव लड़के जीत भी जाए तो क्या वह विधानसभा में जाकर के पास करवा देंगे? क्या पास करवा देंगे? है उनकी इतनी विसात होगी क्या? सीएम भी नहीं करा सकता। सीएम वहां से प्रस्ताव देकर के केंद्र सरकार को भेजेगा, केंद्र सरकार का मतलब वह काम है करना, तो वह इम्पॉसिबल है। तो महाराष्ट्र की जनता तो यह तो समझती है।
नंबर 2, छत्रपति शिवाजी महाराज से लोगों की असीमितता जुड़ी हुई है महाराष्ट्र की, और छत्रपति शिवाजी की मूर्ति को लेकर के जो बैकफुट पर यह सरकार आई है, अभी तक उस मुद्दे से संभल नहीं पाई है। तीसरी चीज, मोदी भाजपा ने, देवेंद्र फडणवीस ने जो कार्य किया वहां पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार को तोड़ने का, वह खबर आज तक ताजा है और इस बात को बार बार भुनाया जा रहा है कि गद्दारों को हम नहीं लेंगे अब, यानी कि उस असीमता को याद है। यही वजह है कि अजीत पवार की राजनीतिक कैरियर ही दांव पर आ गई है। अगर वह अपना खुद का चुनाव अगर हार गए तो पार्टी भी जाएगी और वह भी समाप्त हो जाएंगे। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, जब नरेंद्र मोदी का चेहरा चल नहीं रहा है और नरेंद्र मोदी अमित शाह, जब नरेंद्र मोदी का चेहरा नहीं चल रहा है और अमित शाह जा करके वहां पर अगर यह कहते हो कि देख लो आप, क्या नाम है कि शरद पवार को कहते हैं कि शरद पवार बहुत ही वो बेईमान किस्म के आदमी हैं महाराष्ट्र के अंदर, और क्या नाम है भ्रष्टाचारी आदमी हैं, तो सवाल यह उठता है कि 10 साल आपकी दिल्ली में सत्ता थी, 2.5 साल यहाँ भी सत्ता में थे, उसके पहले 5 साल सत्ता में आप ही थे, तो भ्रष्टाचारी को क्यों नहीं पकड़े? देखिए जगदीश जी, जैसे अरविंद केजरीवाल को या हेमंत सोरेन को यह लोग जेल में डाल दिए, उद्धव ठाकरे और शरद पवार को ऐसे अगर डाल दिए तो इन लोगों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा महाराष्ट्र के अंदर। फिर आरएसएस जो हेडक्वार्टर बना के बैठा है ना, वो हेडक्वार्टर कहाँ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। सारी सेना इनकी धरी की धरी रह जाएगी जब महाराष्ट्र क्या ना वो घूमा अगर तो यह लोग इस चीज को समझते हैं। तो इस बीच यह लोग हिंदू मुस्लिम का खेल खेल रहे हैं, कार्ड खेल रहे हैं, वहां पर पैसे का खेल खेल रहे हैं। एकनाथ शिंदे जानते हैं कि हमें सीट नहीं मिलने वाली है, पैसे से जितना सीट खरीद सकता हूं खरीद लो, लेकिन देखना है कि पैसे लेकर के वोट दे रहे हैं क्या लोग। लोकसभा में तो नहीं दिए, और लोकसभा चुनाव में सिंबल का भी फर्क था कुछ, और इनका सिंबल भी एन मौके पे बदल दिया गया है फिर उद्धव ठाकरे का। वह कितना कारगर साबित होगा यह आने वाला समय बताएगा, अभी कुछ कह पाना इस पर जल्दबाजी होगा जगदीश जी। लेकिन तो एक चीज तय है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का रवैया रहा है, आक्रोश लोगों में है बहुत काफी, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। मुकाबला है बेईमानी और ईमानदारी का। इस वक्त महाराष्ट्र में जो मुकाबला हो रहा है वह बेईमानी और ईमानदारी का मुकाबला हो रहा है, हकीकत यह है, मुद्दों पे नहीं है। वहीं पे इंडिया गठबंधन मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी अभी भी अपने ही उसी मुद्दे पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। राहुल गांधी का वही संविधान बचाओ, यह सारी चीजें क्या नाम है कि उनकी अभी भी वही चल रही है कि संविधान बचाना है, देश को बचाना है, युवाओं को रोजगार देना है। यह सारी चीजें जो राहुल गांधी के मुद्दे थे, वह सारे मुद्दे लेकर के राहुल गांधी लगातार चल रहे हैं, उस मुद्दों से को नहीं छू रहे हैं। उद्धव ठाकरे यह कहते नजर आ रहे हैं कि गद्दार को सबक सिखाना है, और शरद पवार भी गद्दारों को हम नहीं लेंगे यह कहते हुए हमेशा नजर आ रहे हैं। यह चीज भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ रही है। दूसरी चीज जगदीश जी इसमें बहुत महत्वपूर्ण यह है कि एकनाथ शिंदे को अब अमित शाह और मोदी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, और वह अलग ट्रैक पे जा चले हैं, गठबंधन के ट्रैक पे नहीं चल रहे हैं। अजीत पवार गठबंधन के ट्रैक पे चलने से इनको एक भी वोट नहीं मिल रहे हैं, और ट्रैक बदल रहे हैं तो भी कुछ कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे हैं, या अपनी खुद की भी सीट बचाते हुए नजर नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे में जगदीश जी बहुत मतलब दिलचस्प है कि देखना है कि ऐसे में आखिर होता क्या है। आने वाला समय महाराष्ट्र के अंदर तो एक अलग वो देता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या गोल यह लोग खिला पाते हैं महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति अब एक अलग करवट ले रही है, और जो सीट बंटवारे महाविकास आघाड़ी में हुए हैं, वह सीट बंटवारे होने के बाद प्रत्याशियों के नाम का जो ऐलान हुआ है वह भारतीय जनता पार्टी के पसीने छुड़ा रहा है। उसके सामने प्रत्याशी किसे खड़ा करे और वह जीत जाएगा, यह बिल्कुल मतलब भारतीय जनता पार्टी इसे मतलब समझ नहीं पा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हार एकदम कहा जा रहा है कि पक्की है। जी जगदीश जी, लेते हैं अगला सवाल।
झारखंड में हेमंत सोरेन का बयान, सरकार के विकास कार्यों से घबरा गई है बीजेपी, इसलिए कराया जा रहा है पहले चुनाव। झारखंड का देखिए जगदीश जी, महाराष्ट्र का देख लिए, महाराष्ट्र का हरियाणा चुनाव के साथ होना था, इसने नहीं कराया। तो भारतीय जनता पार्टी के जो इसका सोच है, इस सोच को आप बदल लेंगे यह संभव नहीं है जी। इसकी सोच ही गंदी है, इससे आप इससे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। वहां अभी समय था झारखंड के अंदर, लेकिन महाराष्ट्र का 2019 में भी हरियाणा के साथ ही हुआ था, इस बार भी होना चाहिए था, जबकि 26 नवंबर को ही कार्यकाल समाप्त हो रहा है। क्यों ऐसा किया गया, मैं खुद भी नहीं इस चीज को समझ पा रहा हूँ जगदीश जी की ऐसी क्या मजबूरी आ गई भारतीय जनता पार्टी की कि इस भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से क्या नाम है कि चुनाव आयोग जो है वह भारतीय जनता पार्टी का पिट्ठू है, इस चीज से इनकार नहीं कर सकते। और यह चुनाव आयोग की नाकामयाबी है और उसकी गंदी सोच है और सरकार की गंदी सोच। आज तक कोई भी चुनाव आयोग ऐसा नहीं था जो इस तरह का काम किया हो कि 26 नवंबर को क्या नाम है कि कार्यकाल समाप्त हो जा रहा है किसी राज्य का और उसका चुनाव ही न कराए, 23 तारीख को रिजल्ट दे। ऐसा कभी नहीं हुआ, 1 महीना पहले हमेशा हो जाता है। क्योंकि वहां सरकार बनाने के लिए, कोई भी पार्टी चुनाव जीते तो सरकार बनाने के लिए समय देना पड़ता है, क्योंकि कोई पार्टी पूर्ण बहुमत से आ जाएगी इस चीज की गारंटी नहीं होती है। और जब इस चीज की गारंटी नहीं है तो वहां पर जगदीश जी समय दिया जाता है। यह आखिरी क्षण में क्यों कर रही है? असल में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अभी रुक जाइए और पहले हम लोगों को किस्त पहुंचा देते हैं, उसके बाद कीजिएगा। और लोगों को किस्त 3 महीने का पहुंचाना था, तो उसके लिए क्या नाम है कि पार्टी ने वो कर दिया, छोड़ दिया, चुनाव नहीं कराया इन्होंने, लेट कर दिया। और लेट कर दिया तो अब वहां परिस्थिति यह आ गई है कि राष्ट्रपति शासन लग सकता है, और उसी चाल के तहत यह सारी चीज किए गए हैं। और चुनाव आयोग सबसे बड़ा दोषी और गुनाहगार और नकारा है, चुनाव आयोग हमारे देश का, जो इस सरकार के बात में आकर के और महाराष्ट्र की असीमता को और महाराष्ट्र की जनता को दांव पे साफ उनकी दांव पर लगा दिया है। वहां राष्ट्रपति शासन का मुख्य चेहरा देखना पड़ेगा महाराष्ट्र को। यह लापरवाही चुनाव आयोग के, ऐसे लापरवाह चुनाव आयोग को तो तुरंत निकाल करके मतलब भगाना चाहिए, बिना पैसे उसे दिए उसको। लेकिन ऐसे नकारे लोग इस देश की ऐसी संस्थाओं पर बैठे हुए, बड़े बड़े संस्थाओं पर, जो इस देश के नाम पर एक धब्बा है, ऐसे लोग। जी झारखंड में 15 सीटों पर बीजेपी की हार हुई तय, कैसे देखते हैं इस सवाल को? इसको 2 नजर से आप जगदीश जी देख सकते हैं। इसे आप देखिए कि जो अभी 6-7 लोग छोड़े हैं पार्टी, अभी कहा जा रहा है कि तकरीबन 20 लोग ऐसे हैं जो नंबर 2 पर थे या जो जीते थे, ऐसे लोग पार्टी छोड़ने वाले हैं। अभी यह भी खबर निकल रही है। अगर यह सच है खबर, मैं इसका सबूत नहीं है हम लोगों के पास, लेकिन यह बात बड़ी तेजी से बाहर निकल रही है। तो अगर यह बात सच है तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ झारखंड में होने वाला है। और सुपड़ा अगर साफ होता है तो उसका जिम्मेदार हेमंत बिस्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान होंगे। कि झारखंड में जगदीश जी मुख्य मुद्दा आदिवासियों का क्या है? जल, जंगल और जमीन, इन 3 ही मुद्दे हैं वहां के। जो इसकी बात करेगा वही झारखंड पर राज करेगा, क्योंकि बगैर आदिवासी के समर्थन का कोई भी माइकलाल सरकार नहीं बना सकता। और आदिवासी के ही नेता को आप बेगुनाह होते हुए भी आपने जेल में डाल दिया। इस गुनाह को आदिवासी समाज कभी माफ नहीं करेगा। अब चूंकि यह तानाशाह लोग हैं, तो तानाशाह लोग हैं तो यह लोग हर तानाशाही के उस प्रतिकाष्ठा को पार करने का प्रयास कर रहे हैं वहां पर लोग। लेकिन दुर्भाग्य है कि प्रशासन वहां का हेमंत सोरेन के हाथ में। देखिए, चंपई सोरेन को हटाने का बहुत सारा कारण था।
चंपई सोरेन को यूं ही हेमंत सोरेन हटाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन चंपई सोरेन का भारतीय जनता पार्टी के साथ साठगांठ हो गई थी, यह पता चल गया। इसीलिए 4 दिन पहले वह कहा गया था कि आप और 2-4 दिन रहिए, कुछ कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम करने के बाद इस्तीफा दीजिएगा। लेकिन अचानक उसी दिन फिर इस्तीफा इनका शाम को ले लिया गया, क्योंकि बहुत बड़ी साजिश चली जा रही थी। नहीं तो अभी कहा गया कि नहीं, आप 4 दिन बाद दे दीजिएगा, और उसके बाद में कुछ ही घंटे के बाद में तो उनका इस्तीफा ले लिया गया। जरूर कुछ तो बात होगा, यूं ही तो आदमी कह करके, जो आदमी बनाया वो कह रहा है कि आप रहिए और 4 दिन रह के प्रोग्राम मुख्यमंत्री रहते हुए कर लीजिए, उसके बाद में इस्तीफा दीजिएगा, और तुरंत इस्तीफा ले रहा है, तो कुछ तो कारण होगा। बहुत बड़ी साजिश थी, वह साजिश का पर्दाफाश हो गया। हेमंत सोरेन को दिल्ली से फोन गया, मैं यह बिल्कुल नहीं कहना चाहूंगा किसका फोन गया, लेकिन दिल्ली से फोन गया तो किसका गया होगा आप समझ सकते हैं कि आप आज ही शपथ लीजिए और इस्तीफा लीजिए। बिना किसी प्रोग्राम के शपथ लिया गया। जी। तो यह चीजें अगर हुई तो वह आदिवासी समाज के एक उभरते हुए सूरज की तरह हेमंत सोरेन हो गए हैं, और हेमंत सोरेन की को 4 चांद कल्पना सोरेन ने लगा दिया। जगदीश जी, अब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता डरे हुए हैं वह कल्पना सोरेन से प्रेरित हो रहे हैं कि कल्पना सोरेन एक रोड शो कर दे रही है जहां तो वहां का माहौल और फिजा बदल जा रहा है। ऐसे में जो 6-7 लोगों ने छोड़ा है पार्टी को एक झटके में, देखिए आप सोचिए, एक एक्स सीएम को ले जाकर के अपनी पार्टी में मिला लिया, सीएम के सगे भाभी को ले जाकर के पार्टी में मिला लिए, और उनकी भाभी सीता सोरेन चुनाव हार गई, हेमंत सोरेन की भाभी अब विधानसभा चुनाव लड़ रही है। अब विधानसभा चुनाव अगर हार गई तो भारतीय जनता पार्टी वैसे ही खदेड़ देगी जी, कोई असरदार, और वो हार रही है चुनाव। उनके सामने जो मजबूत कैंडिडेट खड़ा किया गया है, उनकी जमानतें अगर जब्त हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा किसी को जी। यही डर भारतीय जनता पार्टी के उन आदिवासी चेहरे नेताओं पर, जो आदिवासी नेता है उनके अंदर डर है कि जब आदिवासी समाज में कल्पना सोरेन का वर्चस्व बढ़ रहा है और महिलाएं और युवा कल्पना सोरेन के साथ खड़ी हो रही है, आदिवासी समाज यह समझ रहा है कि हेमंत सोरेन को गलत तरीके से जेल में डाला गया था बदनाम करने के लिए, तो आदिवासी समाज की यह बदनामी है। ऐसे में वह आदिवासी जो बड़े नेता है वह यह सोच रहे हैं कि वह वोट हमें नहीं मिलेंगे तो मेरा अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा इस पार्टी की वजह से, इसलिए यह पार्टी छोड़ो और उसमें चलो। और हेमंत सोरेन टिकट भी दे रहे हैं, यह भी नहीं कि टिकट नहीं दे रहे हैं, टिकट भी दे रहे हैं, लेकिन अब सबको तो टिकट नहीं दे सकते भाई, अपनी पार्टी के जो जीते हुए लोग हैं उनको तो टिकट देना है। तो लेकिन उसके बावजूद लोग आना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी बड़ी कमाल कर रही है। और दूसरी चीज जगदीश जी, आपको एक चीज और बताऊं कि कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन ने ही इंडिया गठबंधन का पूरा कमान वहां संभाल रखा है। आप देखिए कल्पना सोरेन के भाषण को, या फिर आप देखिए हेमंत सोरेन के भाषण को, वह झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात नहीं कर रहे, वह इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं। जी जगदीश, लेते हैं अगला सवाल। नितिन गडकरी को मोदी सरकार ने क्यों कर दिया है साइड, क्या कारण है? देखिए वह कहते हैं जगदीश जी ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। अब इन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इन लोगों का विनाश अब आ गया है, अब विनाश का होना इन लोगों का शुरू होगा। एक गद्दावर नेता है, एक गद्दावर नेता है नितिन गडकरी, और नितिन गडकरी का सम्मान सोनिया गांधी तक नेता करते हैं जी। नितिन गडकरी का यह लगातार हमें शुरू से रहा है, हम लोगों ने उस वक्त भी देखा जब वो पार्टी के अध्यक्ष से लाल कृष्ण आडवाणी के समय, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, किसी से बहुत मिठास भी दोस्ती नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी और बैर भी नहीं है उनका, कभी भी नहीं रहा। और वह एक संस्कार के तहत चलने का कार्य नितिन गडकरी ने किया, बड़े भाजपा के नेता हैं तो क्या हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी छल कपट वाले हैं, अमित शाह छल कपट वाले हैं। अब ये देखिए, एक चोर से
एक चोर से क्या नाम है कि एक अच्छे व्यक्ति की दोस्ती नहीं चल पाएगी। अगर एक अच्छा व्यक्ति की मजबूरी है उसके साथ रहना, तो भी वह चल नहीं पाएगा ज्यादा दिन तक। लेकिन यही वजह रहा कि नितिन गडकरी जब 24 में अभी मोदी जीत करके आए, संसदीय दल की बैठक नहीं हुई, पार्लियामेंट्री की बैठक हुई एनडीए गठबंधन की, तो मोदी आए तो सब कोई खड़ा होकर के ताली बजा रहे थे या बैठे ही थे, खड़े भी नहीं हुए, खड़े भी नहीं हुए। उसके बाद ताली बजा रहे थे, यह ताली भी नहीं बजाए। नितिन गडकरी मोदी की तरफ ताके भी नहीं, बाकी तो दूर ही है। उसके बाद में नितिन गडकरी सबसे नरेंद्र मोदी सबसे मिलने आए, वह वीडियो पूरा सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के एक्स हैंडल पे भी पड़ा, यूट्यूब हैंडल पे भी पड़ा हुआ, कोई देख सकता है। प्रधानमंत्री सबसे मिलने के लिए आए तो सब कोई खड़ा हुआ, या खड़े तो उस वक्त हुए, लेकिन मोदी की तरफ ताके भी नहीं और हाथ भी आगे नहीं बढ़ाए। जैसे मोदी कैसे आडवाणी को तरफ देखे भी नहीं और उनके बगल वाले से हाथ मिला लिए, लेकिन उनके तरफ हाथ भी नहीं किए, हाथ नमस्ते भी नहीं किए, तो नितिन गडकरी भी नहीं किए, नेग्लेक्ट कर दिया उनको। यह चीज नरेंद्र मोदी को अच्छी नहीं लगती है। और नितिन गडकरी यह सोचते हैं कि यह धोखेबाज आदमी है, बेईमान आदमी है, देश को लूट रहा है, इसके साथ हम अपना नाम आखिरी समय में हम अपना नाम क्यों खराब करें इसके साथ में। तो इसलिए वह नितिन गडकरी के पेट में जो रहता है वही जबान पे उनके निकल जाता है। हम लोगों ने लगातार यह चीजें देखी है। नितिन गडकरी ने कहा राजा को डरना चाहिए, राजा को सुनने की आदत भी अब डाल लेनी चाहिए, और राजा के मंत्री ही राजा का साथ छोड़ के चले जाएंगे। हम लोगों ने इस विषय पे चर्चा भी किया था जगदीश जी की महाराष्ट्र में 45 जिताऊ कैंडिडेट पार्टी छोड़ने वाले हैं। अचानक अमित शाह महाराष्ट्र पहुंचे, हम लोगों ने खबर भी चलाई थी। वह 45 में 24 तो शरद पवार की पार्टी में टिकट पक्के कर चुके, बहुत तो आ भी गए जी। कल भी 3 लोग आए हैं। मैंने आज 11 बजे की खबर में और 9 बजे की खबर में भी वह चीजें मैंने बताई अपने दर्शकों को, मैंने चलाया था जी, क्योंकि कल रात को ही हेरफेर हुआ है। अभी और बहुत होने हैं, क्योंकि टिकट बहुत तेजी से कटने वाला है, और पिछली बार के मुकाबले इस बार पार्टी कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन जिस 150-151 सीटों पे लड़ रही है, इस पर जीते हुए मंत्रियों के भी यह टिकट काटेगी, यह अपने आदतों से बाज नहीं आएगी, वह भी पार्टी छोड़ेंगे। और जिताऊ कैंडिडेट जिसे यह टिकट देना चाहती है, इसका अस्तित्व समाप्त हो रहा है और यह पार्टी बदनाम हो गई है। इसलिए इसके वजह पार्टी उसके वजह से भी वह पार्टी छोड़ना चाहते हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन को शरद पवार के नेतृत्व में और राहुल गांधी के नेतृत्व में एज मिल रहा है महाराष्ट्र के अंदर, और जब एज मिल रहा है तो इसका पूरा फायदा इंडिया गठबंधन उठा रहा है। एक समान सीटें बट गई, 85-85-85। अब उसमें से 18 सीटें जो है सहयोगी दलों के लिए रखी गई है, 15 सीटें वो कांग्रेस को मिलेगी, या नहीं 15 तो 10 मिलेगी, लेकिन कांग्रेस अपना 100 सीट पूरा करेगी। देखिए वह बड़ी पार्टी है तो सीटें ज्यादा तो लेगी ही लेगी, इसमें वह कितना भी कंप्रोमाइज कर रही है तो आप नाजायज फायदा उठाओगे तो दिक्कत होगा फिर। तो यह चीजें चल रही हैं, और अगर नहीं भी होता है जगदीश जी, उसमें भी 5-5 सीटें बांट दिया जाता है, 90-90 भी हो जाता है, तभी भी एक बहुत मतलब लड़ाई जो होगी ना, फाइट की होगी कि देखो भाई बराबर बराबर सीटों पे लड़ रहे हो, अब जिसका ज्यादा आएगा वही सीएम बनेगा जी, बिल्कुल, और उस वक्त कोई कुछ कह नहीं पाएगा। लेकिन महाराष्ट्र में इसके लिए समय है ही नहीं। अगर इस लड़ाई में लड़ेंगे लोग कि हम सीएम बनेंगे, हम सीएम बनेंगे, हम मंत्री बनेंगे, तो सत्ता हाथ से चली जाएगी, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, क्योंकि इन लोगों के पास 2 दिन का समय बचेगा, 24 और 25, और चुनाव आयोग 24 को सर्टिफिकेट अगर दे भी देता है, वैसे यह देगा, 24 को नहीं देगा तो 25 को देगा,
तो इन लोगों को सारी तैयारी करके रखनी पड़ेगी कि जैसे सर्टिफिकेट मिला तो 25 को ही राज्यपाल के पास पहुंच जाए कि यह रहा हमारा बहुमत, हमें शपथ दिलाइए आप। शपथ ले ले, बाद में क्या नाम है कि पार्टी या खुशियां मना लेंगे, लोगों को इकट्ठा कर लेंगे। मंत्रिमंडल बाद में करेंगे, मुख्यमंत्री पहले और उनके साथ कैबिनेट मंत्री का रैंक का कुछ लोगों को पहले क्या नाम है कि वो कर। इस चीज पर भी इंडिया गठबंधन बहुत विस्तार पूर्वक विचार विमर्श कर रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने इस जंजाल में डाल दिया है। जंजाल में नहीं डाला है, चुनाव आयोग ने साजिश रची कि अगर भाजपा हारेगी तो हम 23 तारीख को ही रात में सर्टिफिकेट दे देंगे या 24 को सुबह ही दे देंगे। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन जीता तो उसके पास में समय ही न रहे सरकार बना पाने का, कि ताकि राष्ट्रपति शासन आराम से लग जाए और 6 महीने का इन लोगों को समय मिल जाए, भाजपा उतना में खेल कर ले जाएगी। तो यह जो चाल चली, तो अब जब शरद पवार जैसे चाणक्य के असली चाणक्य से पाला पड़ा है। देखिए अमित शाह कोई चाणक्य फाड़क के है नहीं, कोई कुछ भी नहीं, वह जीरो व्यक्ति है। मतलब वो कहते हैं ना कि भोदू, वह भोदू व्यक्ति हैं। अब क्या नाम है कि यह देख लीजिए आपकी जो मैं कह रहा हूं कि वह गृह मंत्री है इस देश, पहले क्या थे नहीं थे वह बात की बात है, लेकिन इस वक्त तो इस देश के गृह मंत्री हैं, सब कोई उनके सुरक्षा उनके वो हमें है। तो महिलाओं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कर रहे हैं वो? और गृह मंत्री ही झूठ बोले, प्रधानमंत्री ही झूठ बोल रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? तो यह चीजें जो हो रही है जगदीश जी, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, इस चीज से इनकार नहीं कर सकते। और चुनाव आयोग ने एक धब्बा इस देश के ऊपर लगा दिया, हमेशा के लिए कलंकित कर दिया कि ऐसा भी चुनाव आयोग आया जो क्या नाम है कि नासमझ था, जिसके अंदर समझदारी नाम की चीज नहीं थी, जिसकी नीयत और सोच बहुत गंदी थी। उसने इस देश को बहुत हानि पहुंचाई है, लोगों को परेशानी हुई है और गलत व्यक्ति को सत्ता में काबिज कराया है उसने अपने तंत्र मंत्र के साथ में। अब महाराष्ट्र के अंदर जगदीश जी इस चीज को लेकर के जब नितिन गडकरी का यह हाल है, नितिन गडकरी को मोदी साइड कर रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस उनके पैर पकड़ करके आशीर्वाद लेकर के क्या लेके जा रहे हैं, जानते हैं क्यों? कि संदेश जाए कि नितिन गडकरी साथ में है। लेकिन नहीं, देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण समाज से आते हैं, लेकिन उनके जैसी गंदी सोच किसी की है ही नहीं। उन्होंने उस व्यक्ति के साथ विश्वासघात किया जिसने उंगली पकड़ के भाजपा को महाराष्ट्र में जगह दी, बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे के साथ। तो यह इन लोगों की जो नीयत है जगदीश जी, वह अब खुल करके देश के सामने आ गई है और इसकी कीमत इन लोगों को अब चुकानी पड़ेगी, ऐसा प्रतीक हो रहा है। और महाराष्ट्र में एक फैक्टर और भी जो चल रहा है जगदीश जी, महाविकास आघाड़ी का एक समन्वय साथ और अटूट दिखाई दे रहा है कि हमें जीतना है। और वही एनडीए गठबंधन के अंदर, महायुति के अंदर जो आपस में टकराव है इन लोगों का, एकनाथ शिंदे के लोग मारने मिटने पर तैयार है और भाजपा को अपना वोट ट्रांसफर नहीं कराएंगे। वह जानते हैं कि भाजपा ने क्या नाम, भाजपा हमारे साथ धोखा करेगी और सीएम बनाएगी नहीं। अब क्या नाम है कि अगर वह उन लोगों को सीटें अगर आ गई अच्छी, तो वह भाजपा की सरकार बना देंगे, इस चीज की गारंटी नहीं है। जी जगदीश जी, लेते हैं अगला सवाल। क्या नीतीश नायडू और लालू सरकार गिराना चाहते हैं? कैसे बचेंगे मोदी? जगदीश जी, इस पर बहुत गहराई से कार्य चालू है। इस मुद्दे पर मैंने यह खबर चलाई है, अपने प्रोग्राम में मैंने इस पर जिक्र किया था। मेरे ही पास हम लोगों के शिवाजी ने यह खबर बताई थी। अब यह सब आधिकारिक तौर पे तो खबर नहीं है, लेकिन यह खबर निकल पड़ी है। अब जो नीतीश कुमार का 28 अक्टूबर को जो बैठक बुलाई गई है फोन करके सबको, हो न हो कि 28 अक्टूबर को ही खेल हो जाए। और यह भी बात निकल रही है कि नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू को अपने विश्वास में ले करके तब यह बैठक कर रहे हैं। और ऐसी अगर बैठक हो रही है तो इसका मतलब यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के बहुत परेशान है। 28 तारीख को ही भारतीय जनता पार्टी ने भी बैठक बुला ली है, यह भी खबर निकल पड़ी। अब 28, अब आज 25 तारीख हो ही गया जगदीश जी, 2 दिन की बात है। तीसरे दिन
28 तारीख को पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ बड़ा साजिश और खेल चल रहा है देश के अंदर, इस चीज से इनकार नहीं कर सकते जी। अब ऐसे में जगदीश जी एक चीज और भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इस वक्त नीतीश कुमार एक्टिव हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव भी बड़ी एक्टिव हो गए हैं। और नीतीश कुमार का आपने देखा होगा काफी समयों से नीतीश कुमार कांग्रेस के ऊपर कोई भी हमला नहीं किया और नीतीश कुमार का कोई नेता भी हमला नहीं किया, जो कांग्रेस इंडिया गठबंधन की लीडिंग पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके बगैर तो सरकार बनने की कोई सवाल ही नहीं उठता है। और कांग्रेस ने भी नीतीश कुमार के ऊपर नहीं किया। इससे यह साबित होता है कि जो राहुल गांधी ने कहा कि पीएम का ऑफर दे दो नीतीश कुमार को, इसका मतलब उसमें सच्चाई नजर आ रही है कि उस पर काम चल रहा है। यह तो सत्य है जगदीश जी की नरेंद्र मोदी को इंडिया गठबंधन कुर्सी से अब उतारने के लिए हर विकल्प ढूंढ रहा है और हर बलिदान देने के लिए तैयार है, क्योंकि जब तक मोदी कुर्सी से नहीं हटेंगे और जब तक चुनाव आयोग नहीं बदलेगा और ईवीएम बंद नहीं होगा, यह गलत लोग जो संस्थाओं पर बैठ गए हैं, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के ऊपर, यह लोग जब तक नहीं हटेंगे तब तक इस देश को आजादी नहीं मिलेगी। नहीं तो यह लोग देश का और भी बेड़ा गर्क कर जाएंगे। क्या इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार पर भरोसा कर सकता है? बात यहाँ भरोसे की नहीं है जगदीश जी। नीतीश कुमार क्या करेंगे नहीं करेंगे वह बात की बात है। पहले मोदी को कुर्सी से हटाना जरूरी है। मोदी कुर्सी से हटेंगे, जो भी बैठेगा उसका पहला काम होगा कि ईवीएम को बंद करो, बैलेट पेपर का आदेश पारित कराओ जी। चुनाव आयोग का तुरंत इस्तीफा लो। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के हाथ से वह सारे पावर छीनो, जैसे पहले पावर नहीं थे, वह छीनो पावर। अब यह मतलब असूली पार्टी हो गई है ईडी, सीबीआई। जो कहीं कोई घटना जगदीश जी घटती थी तो लोग कहते थे सीबीआई जांच की मांग, पुलिस पे विश्वास नहीं करते थे। वह सीबीआई तोता हो गई है पिंजरे की, वह ईडी तोता हो गई है। अब पहले ईडी का स्ट्राइक रेट था, अब ईडी का स्ट्राइक रेट ही समाप्त हो गया। 95% तो विपक्ष के दलों का, सत्तारूढ़ दल के राज्यों में जाती ही नहीं है ईडी, और विपक्ष की जहां सरकारें हैं, अब देखिए झारखंड में पहुंच गई ईडी। क्यों पहुंच गई वहां ईडी? चुनाव के समय क्यों पहुंची है? और चुनाव आयोग ने क्यों पहले वहां करा रहा है और वहां पहले करा रहा है तो महाराष्ट्र में बाद में क्यों करा रहा है? उस वक्त हरियाणा चुनाव के समय कहा कि बोले कि त्योहार का है, इसे ध्यान में रखना पड़ता है। क्या हरियाणा में त्योहार नहीं था क्या? महाराष्ट्र में त्योहार था। और महाराष्ट्र में त्योहार था तो क्या अभी दीपावली का त्योहार नहीं है क्या? बीच इलेक्शन में तो करा है यह त्योहार, तो क्या नाम है कि क्यों कराया? इसको कराना चाहिए नवंबर के बाद में, दिसंबर में कराता। तो वहां आप देखिए यह सोच समझ करके भारतीय, जो आप उस वक्त हम लोग एक ही साथ देख रहे थे कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था चुनाव आयोग का, और हम लोगों ने चैनल पे चलाया भी था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करेंगे हम, हर किसी को समान जगह मिलेगा। तो झारखंड में कहाँ समान जगह मिला? क्यों गई है ईडी? चुनाव आयोग के आदेश के बगैर जा सकती है क्या? तो चुनाव आयोग ने आदेश दिया कैसे, किस कानून के तहत दिया उसने? गृह मंत्री ने दिया होगा। तो गृह मंत्री ने दिया नहीं, गृह मंत्री, गृह मंत्री कुछ भी नहीं होते आचार संहिता के अंदर। प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति का कोई मतलब वो नहीं, ताकत नहीं है। तो चुनाव आयोग तो बीजेपी के लिए काम कर रहा है। बीजेपी के लिए काम कर रहा है, बीजेपी के लिए काम कर रहा है, इसीलिए जा रहा है। क्यों रोकेगा? तो कानून, इन लोगों के लिए कानून मायने नहीं रखते, संस्कार मायने नहीं रखते। यह गंदी सोच के लोग हैं, इसीलिए ऐसी हरकतों पर भी आ जा रहे हैं। यह सत्ता के लिए कुछ भी कर जा रहे हैं। लेकिन मैंने जैसे कि आपको कहा कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, इन लोगों का अंत अब नजदीक आ गया है, यह सच्चाई है। जी जगदीश। लेते हैं अगला सवाल। भाजपा में नंबर 1 नंबर 2 की लड़ाई चल रही है, मोदी को कितना होगा नुकसान? जगदीश जी, मोदी को नुकसान तो होगा, तो वह बाद की बात है। पहले इसमें मकसद किसका सफल हो, पूरा हो रहा है? यह बात तब उठने लगी है जब मथुरा में मोहन भागवत से मुलाकात हुई है योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ जाकर के मुलाकात किए हैं, आधा एक घंटा बंद कमरे में दोनों लोग वहां खाना खाए हैं अकेले में, और खाना खाए हैं और बात किए हैं।
1 घंटा तो कोई खाना नहीं खाएगा, यह तो बात सच है। जरूर कुछ बात हुई होगी मुद्दे पे जी। और बहराइच के जो घटना है उसके बाद में यह मुलाकात हुई। देखिए पिछले दिनों लोकसभा चुनाव के बाद में गए थे मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश में उनका वो प्रोग्राम था 3 दिवसीय जी। मात्र 12 से 14 किलोमीटर की दूरी पर मोहन भागवत थे। 3 दिनों तक योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में रहे लेकिन मुलाकात नहीं हुई जी। और मथुरा बुला करके मुलाकात हुई है। तो जब मथुरा बुला करके मुलाकात हुई है तब लाजमी है कि कुछ हो। अब मोहन भागवत यह देख रहे हैं कि और योगी अपने आप को साबित कर रहे हैं कि मैं हिंदुत्व का चेहरा हूँ, मैं बहराइच में मुसलमानों के घर पे क्या नाम है कि बुलडोजर चला सकता हूँ। मुसलमानों की उस बस्ती में, दलित के उस बस्ती में जितने भी बुलडोजर चले हैं सब गरीबों के घर पर चले हैं। जितने भी जमीनें हड़पी गई है सब गरीबों की जमीनें। अब आप घेवर एयरपोर्ट का ले लीजिए, जगदीश जी नोएडा के 207 गांवों को खाली कराया गया था, उसके मुआवजे आज तक नहीं मिले हैं लोगों को। तो यह सरकार जब एयरपोर्ट बना रही है, जमीन लोगों का ले रही है, तो उसको मुआवजे क्यों नहीं दे रही है? यह दादागिरी है क्या? किसी के बाप की जागीर है क्या? ये तो आप मुआवजे की बात कर रहे हैं, इन्होंने तो रैली में बुलाए हुए लोगों की दिहाड़ी नहीं दी। अब यह मतलब समय यह आ गया है इन लोगों का कि रैलियों में दिहाड़ी मजदूर को बुलाना पड़ता है और उसको पैसे नहीं देते, बुलाने वाला भाग जाता है। बताइए, फिर उसके बाद में वो उनको पहचानता ही नहीं। तो लोग जो ठगे जा रहे हैं, किस्त वाइज ठगे जा रहे हैं, किस्तों में ठगे जा रहे हैं कि इनको गुमराह कर लो और उनको अपने तरफ खींच लो। तो यह वोट लेने का इन लोगों का जो सिलसिला शुरू हुआ है, इन लोगों को बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन एक चीज यह तय है जगदीश जी की भारतीय जनता पार्टी के अंत आ गई, तो योगी आदित्यनाथ मोदी के बाद वह आना चाहते हैं नंबर 2 पे। और अमित शाह यह जानते हैं कि योगी को अगर भाव दे दिए तो हमारा जगह वह खींच लेंगे। अब योगी के अंदर कम से कम इतना दांव है कि योगी का कुछ जगहों पर डिमांड होता है भाजपा में, चाहे मध्य प्रदेश में भी बुलाए गए, महाराष्ट्र में भी कुछ जगहों पर, और उनका बिहार में भी थोड़ा बहुत चलेगा और उत्तर प्रदेश में भी। तो अमित शाह को कोई कहीं पसंद नहीं करता, अमित शाह के नाम पर कहीं वोट नहीं मिलेंगे। यह जगलर व्यक्ति हैं, वह हर कोई यह उत्तर प्रदेश में तो योगी को के नाम पे ही वोट इनको मिला है। नहीं, देखिए 14 में तो आदमी गुमराह में वोट दिया, गुमराह होकर के वोट दिया, लालच में वोट दिया था। 22 में जो वोट मिले वह योगी आदित्यनाथ के नाम पर मिले और 22 के बाद ही बुलडोजर चलना चालू हुआ है। उसके पहले बुलडोजर नहीं चला, उसके बाद ही बुलडोजर चलना है और योगी के नाम पर मिला। अब योगी का भी जब काला चिट्ठा देश के सामने आ गया और मोदी और शाह का भी खुला काला चिट्ठा देश के सामने आ गया, तो अब तो लोगों ने इनकी नीयत को पहचान लिया ना। यह 9 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, सोचिए कल तक तो इनके लिस्ट जारी नहीं हुए थे। कल मैं जब रात 8 बजे प्रोग्राम कर रहा था किया मैं, उस वक्त तक लिस्ट जारी नहीं हुआ था और आज ही नामांकन का आखिरी तारीख है। अब कौन कौन भरा है आपके प्रोग्राम से उठने के बाद देखूंगा कि कौन कौन भरा है। तो अब ये ऐसी चीजें, इसे डर कहते हैं कि कोई ऐसा दमदार प्रत्याशी नहीं मिल रहा है कि जो वो सीटें निकाल पाए। बिल्कुल इसी चीज का डर है कि अगर यह सीटें हार गए तो एक संदेश जो जाएगा 2027 के जनवरी महीने में ही चुनाव होने, यानी कि 26 में तैयारी शुरू हो जाएगी। तो यह चीजें अब भारतीय जनता पार्टी को डराने लगी है और इससे अब लोग नहीं लड़ेंगे। अगर यह उपचुनाव हार गए और महाराष्ट्र झारखंड हार गए तो मोदी की कुर्सी तो जाएगी, भगदड़ सी मच जाएगी पार्टी के अंदर। हरियाणा जीते कैसे है यह हर कोई जानता है कि कैसे जीते है, वह ईमानदारी की जीत नहीं है, ईमानदारी पर बेईमानी की जीत है वह। तो इसके लिए और हर महाराष्ट्र में और झारखंड में यह चीज नहीं चल पा रही है, इसीलिए झारखंड में ईडी सीबीआई पहुंची है और क्या ना कि महाराष्ट्र में पहुंचे अब ईडी सीबीआई।
टिहरी से भी आई पहुंचे तो महाराष्ट्र में गठबंधन बना, वहाँ इंडिया गठबंधन काफी मजबूत है। लेकिन एक छोटा राज्य और आदिवासी राज्य है, तो वहां पर अपनी दादागिरी यह लोग दिखा रहे हैं। तो वह आने वाला समय बहुत बलवान होता है जगदीश जी। दूसरी चीज, महाविकास आघाड़ी के अंदर मजबूती है। तो अब अमित शाह यह समझ रहे हैं कि 2029 में हम चुनाव जीत करके हमारी सरकार आएगी, इम्पॉसिबल है, यह समझ चुके हैं। यही मौका है कि मैं एक बार प्रधानमंत्री बन जाऊं, ताकि क्या नाम है कि उसके बाद राजनीति में कोई न रखे, मेरे को न रखे, बाहर निकालते तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और नहीं तो मोदी चले गए और मैं नहीं बन पाया, मोदी को हटाया गया और मैं नहीं बन पाया, तो फिर मेरे लिए भी जेल के दरवाजे खुल जाएंगे। इस चीज का पूरा एकदम विश्वास उनको हो चला है। इसीलिए योगी न हावी हो पाए, इसके लिए ये बैठक नंबर 1 नंबर 2 की हो रही है, योगी और अमित शाह में। अमित शाह और नरेंद्र मोदी का चल नहीं पा रहा है कि योगी को कुर्सी से हटा दे, नहीं तो अभी तक निकाल करके फेंक दिए होते। जी जगदीश, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब तो ये तो देखना होगा कि अमित शाह प्रधानमंत्री बन पाते हैं या नहीं बन पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारा दर्शकों से निवेदन है कि हमारे द्वारा दिए गए विश्लेषण से हमारे दर्शक संतुष्ट हैं, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने सुझाव भी हमें जरूर भेजें। जल्द हाजिर होते हैं ऐसी कुछ और राजनीतिक खबरों के साथ। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए TFD इंडिया नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।